नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावाई और आज हम बात करेंगे एक्नी के ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक्नी के कारणों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे एक्नी के ट्रीटमेंट के बारे में। किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं, कौन सी दवाइयाँ काम आती है, उनमें उनके कौन कौन से कैरेक्टर को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा कौन से एंटीबायोटिक्स हम आपको दे सकते हैं, कौन सी लगाने वाली दवाइयाँ हम आपको दे सकते हैं, कौन सी दवाई कैसी स्किन में काम आती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो एक्नी के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सीबम की अधिकता होती है, यानी कि उनके चेहरे पर चिकनाई ज़्यादा होती है। दूसरा, उनमें कीलें होती हैं, बहुत सारी कीलें आपको चेहरे पर मिल सकती हैं। इसके अलावा उनमें कई बार होता है कि मोटी फुंसियाँ हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रखकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो दवाइयाँ हमें खानी होती हैं उन दवाइयों के बारे में। तो इनमें सबसे प्रमुख दवाइयाँ जो हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एक्नी में प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्निस का इन्फेक्शन होता है। पी एक्निस जिसको हम लिखते हैं, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। इस पर कौन कौन सी दवाइयाँ काम आती हैं। इसके अलावा उनमें कई बार सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, जो अपने नॉर्मल फोड़े फुंसी वाला बैक्टीरिया होता है वो भी वहाँ घुस जाता है, तो उसमें भी हमें एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो मेनली जो इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो एंटीबायोटिक उनमें सबसे प्रमुख है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन 50 से लेकर 100 मिलीग्राम तक की डोज में दिया जाता है और कई बार इसे 2-3 महीने तक हमें देना पड़ता है। इसके बाद आता है टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन। ये सब करीब करीब एक ही ग्रुप की दवाइयाँ हैं। और इसके बाद आजकल जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ होता है वो होता है एजिथ्रोमाइसिन। इसका एक बहुत अच्छा तरीका निकाला गया है। एजिथ्रोमाइसिन में हम पल्स थेरेपी दे सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको एंटीबायोटिक रोज़ नहीं देना। मान लीजिए आपको 2-3 महीने तक दवाई देनी पड़ेगी। मान लीजिए 3 महीने तक आपको दवाई देनी पड़ती है, तो उसमें आपको 90 गोलियां देनी पड़ेगी। कितनी देर तक ये दवाई काम करती है, कितनी देर तक इन्फेक्शन को रोक के रखती है, इन सब गुणों का अध्ययन करने के बाद में एजिथ्रोमाइसिन को पल्स थेरेपी के रूप में भी दिया जा सकता है। यानी कि ये 3 दिन देने के बाद 7 दिन का ब्रेक देते हैं, फिर से 3 दिन देने के बाद 7 दिन का ब्रेक देते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से हम पूरे 1 महीने में 30 की जगह 9 गोलियों से काम चला सकते हैं। क्योंकि एक्नी का इन्फेक्शन लंबे समय तक चलता है, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स बाकी जो फैकल्टीज में चाहे फिजिशियन काम लेते होंगे या कोई सर्जन काम में लेते होंगे, उन लोगों से ज़्यादा स्किन के डॉक्टर को देना पड़ता है। उसके बाद में कुछ दवाइयाँ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करती हैं, कई बार होता है कि आपको सेकेंड इन्फेक्शन हो जाता है, तो अन्य जो फोड़े फुंसे में काम आने वाले एंटीबायोटिक्स भी इसमें काम आते हैं। कई बार दवाई देते देते नया बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, ग्राम निगेटिव। नॉर्मली सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव पे काम करते हैं, पर तो कई बार होता है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, तो उसमें सिफिलैक्सिन एंटीबायोटिक काम आता था, सेप्ट्रान, ये सब भी इसमें काम में लिए जा सकते हैं। इसके बाद आती है एक्नी की लगाने की जो दवाइयाँ होती है उनमें कौन सी दवाई कब काम में लेनी होती है। इसके लिए 3 गुणों का आकलन इसमें विशेष रूप से किया जाता है। सबसे पहला, उसकी कोमिडोलाइटिक एक्टिविटी, यानी कि वो आपकी कील को कितना जल्दी ठीक कर सकती है, कील को कितना जल्दी तोड़कर बाहर निकाल सकती है। उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी, यानी कि वो आपके एक्नी में होने वाली सूजन जो आ जाती है फुंसियों के साथ में, उसको कितना इफेक्टिव तरीके से कम कर पाती है। इसके अलावा वो जो दवाई काम में ली जा रही है उसका एंटीबायोटिक गुण, यानी कि वो इन्फेक्शन को कितना अच्छा कंट्रोल कर सकती है। सूजन कम करना अलग चीज़ होगी, इन्फेक्शन को कम करना अलग चीज़ होगी। तो आपका इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया गया, आपका सूजन कैसे कंट्रोल होता है और आपकी कीलें किस तरह से साफ होती है, इन सब गुणों को ध्यान में रखते हुए एक्नी की दवाइयों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन से काम में लेते हैं। तो इनमें टॉपिकल एंटीबायोटिक जो अपन क्रीम के रूप में काम में ले सकते हैं, तो ये हो सकता है क्लिंडामाइसिन, नेडिफ्लोक्सासिन, और आजकल एजिथ्रोमाइसिन और डेप्सोन भी जो है आपको ऑइंटमेंट के रूप में मिलती है, जो आपके इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम कर। एंटीबायोटिक दवाइयों में आप बेंजोल पेरोक्साइड को भी मान सकते हैं, क्योंकि इसकी भी एंटीबायोटिक एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा एजिलिक एसिड जो होता है उसकी भी एंटीबायोटिक एक्टिविटी मानते हैं। तो ये पहला ग्रुप हो गया जिसमें एंटीबायोटिक्स काम आते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो कोमिडोलाइटिक एक्टिविटी, जिसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दवाई होती है ट्रिटिनोइन, अडेप्लिन और टेजोरेटिन।
इस तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनको अपन कोमिडोलाइटिक मान सकते हैं। कुछ कुछ मात्रा में एजिलिक एसिड भी इस ग्रुप में रखी जा सकती है। और तीसरी जो दवाई होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो सूजन कम करने की दवाई जो काम आती है, उनमें जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो भी सूजन कम करती हैं। इसके अलावा बेंजोल पेरोक्साइड जो है उसकी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, वो भी सूजन कम करने के काम आती है। अब अलग अलग दवाइयों की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे बेंजोल पेरोक्साइड, उनकी विशेष बात क्या है। तो बेंजोल पेरोक्साइड जो है वो उसकी लाइपोफिलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जैसे ही अपन लगाते हैं स्किन की जो लिपिड लेयर होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, अंदर चली जाती है दवाई बड़े आराम से। और जो हमारी पाइलोसेबेसियस यूनिट जो कि एक्नी का जो यूनिट होता है उसके अंदर जाकर वो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाती है, जो कि वहाँ उपस्थित बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती है। इसके अलावा वहाँ की सूजन को भी ये कम करती है। और इसकी विशेष बात यह है कि बेंजोल पेरोक्साइड जो है ओवर द काउंटर ड्रग के रूप में भी बेची जाती है, यानी कि इसके लिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, इनिशियली अपन काम में ले सकते हैं। बहुत सारी ओटीसी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में मिलते हैं, प्रोप्राइटरी दवाइयाँ आती हैं, उनमें भी बेंजोल पेरोक्साइड जो है मिलती है। उसके बाद आती है प्रमुख दवाई जो होती है ट्रिटिनोइन। ये विटामिन ए के एनालॉग होते हैं, विटामिन ए के द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है कोमिडोलाइटिक, यानी कि जो आप कील को ऐसे मान सकते हैं कि स्किन की बहुत सारी कोशिकाएं आपस में गूंथने के बाद में एक कील के रूप में होती है। यदि जब तक इनके बॉन्ड आपस में टूटेंगे नहीं तब तक कील आपकी टूट के निकलेगी नहीं। तो ट्रिटिनोइन की बहुत बढ़िया एक्टिविटी होती है कि ये कोमिडोलाइटिक होती है, ये आपस में बॉन्ड्स को तोड़ देती है और जो कीलें हैं वो धीरे धीरे टूटकर बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद आती है कोमिडोलाइटिक दवाइयाँ, जिनमें सबसे प्रमुख होती है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड यानी जो कि विटामिन ए के द्वारा प्राप्त की जाती है। इनमें से ट्रिटिनोइन, एडाप्लिन, टेजोरेटिन, ये सब दवाइयाँ इसके अंदर आती हैं। और इनकी सबसे प्रमुख एक्टिविटी होती है कि ये कोमिडोलाइटिक होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब अपनी कील बनती है, कील जो होती है एक तरह से स्किन की कोशिकाएं जो है आपस में गूंथने के बाद वो बॉन्ड बना लेती हैं और वो कील की तरह हो जाती है। जब तक इनके आपस के जो बंधन टूटेंगे नहीं, बॉन्ड्स नहीं टूटेंगे, तब तक वो कील वहीं बनी रहेगी। तो इन जो मेनली रेटिनॉइड्स होते हैं, इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि कोमिडोलाइटिक होते हैं, ये आपस जो बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं और ये कीलों को एक तरह से तोड़कर बाहर निकालने का काम करते हैं। बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ होती हैं। पर इसमें से जो ट्रिटिनोइन होती है, जो सबसे पुराने समय से जो दवाई काम आ रही है और जिसे आज भी एक्नी के ट्रीटमेंट का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इफेक्टिव तो बहुत है, ये 0.05 से लेके 0.01 तक के परसेंटेज में काम आती है। साइड इफेक्ट कह लीजिए, क्योंकि जब ये दवाई हमें काम में लेते हैं तो ये जब पीलिंग्स, पूरी स्किन की पीलिंग शुरू कर देती है और कई बार होता है कि बहुत जल्दी इरिटेशन और जलन भी करती है। तो आजकल इसमें नए नए वर्जन्स आने लगे। माइक्रोस्फीयर टेक्नोलॉजी एक इसमें आती है जिसकी कि इरिटेशन, जलन वगैरह कम होती है, इसलिए आजकल इसका फिर से लिखने का चलन बहुत बड़ा है। इसके बाद में आती है एडाप्लिन। एडाप्लिन भी एक तरह का रेटिनॉइड है। इसकी कोमिडोलाइटिक एक्टिविटी ट्रिटिनोइन से कम होती है, पर इसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, तो इसके लिए आजकल इसे भी बहुत काम में लिया जाता है। इसके अलावा एक दवाई होती है टेजोरेटिन, उसका इरिटेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए इसको कम ही लोग काम में लेते हैं। इसके बाद में जो दवाई आती है वो होती है एजिलिक एसिड। वो एजिलिक एसिड जो है एक तरह की कोमिडोलाइटिक एक्टिविटी वाली दवाई है, जिसमें थोड़ा बहुत पार्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके अलावा इस दवाई का एक बहुत अच्छा करैक्टर होता है कि ये PIH यानी कि एक्नी ठीक होने के बाद में जो निशान बनते हैं, छोटे छोटे काले और लाल निशान बन जाते हैं, भूरे निशान बन जाते हैं, उनको भी ठीक करने के काम आती है। तो जब एक्नी का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जब हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर चुके हैं, तब इस दवाई का रोल बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक्नी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी अपन कई बार काम में लेते हैं, डॉक्टर काम में लेते हैं, जैसे कि एडाप्लिन और बेंजोल पेरोक्साइड का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत ये पॉपुलर है और बहुत अच्छा काम करता है। एक तरह से ये पैकेज सिस्टम है जिसको कि आपको अलग अलग दवाई नहीं लिख के एक ही दवाई से आपका काम चल जाता है। इसके अलावा जो अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि क्लिंडामाइसिन और एडाप्लिन को भी मिलाया जाता है, तो इसमें एंटीबायोटिक और उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का भी लाभ लिया जाता है। तो ये अलग अलग दवाइयाँ होती हैं जो चिकित्सक आपकी परिस्थिति के हिसाब से, कि आपके कीलें ज़्यादा है, आपके सूजन और इन्फेक्शन ज़्यादा है, आपके चेहरे पर निशान कितने हैं, इसके हिसाब से अलग अलग समय पर आपका चिकित्सक आपको लिखता है।
अब इनमें से मात्र बेंजोल पेरोक्साइड या ऐसी एकाध दवाई जो होती है ओटीसी प्रोडक्ट की तरह मिलती है। तो जब कभी आपको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो तो आपका काम इससे चल सकता है, ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाती है। और पर उसके बाद में अगर 15-20 दिन में आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो आपको निश्चित रूप से अपने डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। एक्नी का ट्रीटमेंट 2 चरणों में होता है। सबसे पहले जो एक्यूट कंडीशन होती है, यानी कि आपके सूजन वाले जो पिंपल्स होते हैं या इन्फेक्शन होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में जब सूजन वगैरह आपकी कम हो जाती है, पिंपल्स की साइज छोटी हो जाती है, उसके बाद जो है आपकी कीलें, आपके निशान और इनके लिए आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो एक्नी का ट्रीटमेंट आपका लंबे समय तक चल सकता है, आप समय पर इसका ट्रीटमेंट लेकर और अपने आप को इन सब चीज़ों से, जो परेशानियां बाद में होती है, स्कारिंग होती है, निशान हो जाते हैं, उनसे आप बचा सकते हैं। एक चीज़ विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इसमें क्योंकि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, करीब 3/4 लोगों को ये होता है, तो बहुत सारे स्वयंभू लोग जो होते हैं वो आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और इस चेहरा बहुत बार धोना है, आपको फुंसियाँ फोड़ के निकाल लेनी। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलते हैं कि आप फोड़ के फुंसी निकाल लो तो आपके ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़कर अगर आप समय पर चिकित्सक से संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से आप उससे होने वाली समस्याओं से, उससे होने वाले निशान से बहुत कम परेशानी से आप बच सकते हो। तो ये सामान्य दवाइयों के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। एक्नी के बारे में कुछ और आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।